हेलो एवरीवन, हम एंजाइम वाले टॉपिक को कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। देखो, ईच एंजाइम के पास क्या होता है, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है इसके मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से क्या होता है, जब सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसकी एक्टिव साइट के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो कम्प्लेक्स होता है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, एंड डिसोशिएट इनटू प्रोडक्ट। एंड द अनचेंज्ड एंजाइम जो होता है विद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज होगा। देखो यहाँ पे एंजाइम क्या किया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया, तो यहाँ पे एक टेम्पररी कम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो होता है दैट इज गोइंग टू चेंज इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका एंजाइम और प्रोडक्ट जो है मतलब वो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटालिस्ट, ठीक है। अब कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन भी, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में इसको क्या किया है, डिफाइन किया है। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दे विल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। दे वो क्या करेंगे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में बाइंड करेंगे, और वो एक्टिव साइट में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। सेकेंड, जिसके बाद क्या होगा कि आपकी जैसे ही बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, जैसे ही बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, वो क्या होगा, इंड्यूस द एंजाइम टू चेंज इट्स शेप, हमारा एंजाइम जो होगा उसकी शेप जो होगी चेंज हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होगा बहुत ही टाइटली जो होगा वो सबस्ट्रेट जो होगा वह एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या करेगा, फिक्स कर जाएगा। और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या करेगी, अब जो आपके प्रॉक्सिमिटी है उसके नज़दीक है, उन बॉन्ड के नज़दीक है जिनको ब्रेक करना है, जिनको जो नए बॉन्ड बनाने हैं, तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो होते हैं नो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनेंगे। अब क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम क्या होगा, रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड द फ्री एंजाइम जो होता है दैट इज अवेलेबल टू कैटलाइज द अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, पहले आपका एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट क्या करेगा, एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही आपकी एक्टिव साइट के साथ वो बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करता है, टाइटली जो होता है वो फिट हो जाता है किसमें, एंजाइम में। और जैसे ही एंजाइम में फिट होगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे ब्रेक होंगे, और एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनेगा, और आफ्टर सम टाइम जो होते हैं एंजाइम से प्रोडक्ट जो रिलीज हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली आपकी दो थ्योरीज होती हैं वो एक्सप्लेन करती है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की जो है मॉडल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल एक ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो होते हैं, ये दो थ्योरी हैं जो क्या करती है आपकी, वो एक्सप्लेन करती है कैसे हमारे एंजाइम जो होते हैं मतलब वो वर्क करते हैं। देखो, लॉक एंड की हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस फिट मॉडल जो होते हैं ये मोड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि लॉक एंड की एंड इंड्यूस्ड फिट जो होती है, दे आर द बोथ मॉडल्स, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ मॉडल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ठीक है। देखो, लॉक एंड की में क्या होता है, लॉक एंड की में क्या होता है कि आपका एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एक लॉक की तरह काम करता है, और आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है की तरह काम करेगा। तो इस थ्योरी में क्या बोला गया, इस थ्योरी में ये बोला गया कि एंजाइम जो होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता है एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जो शेप होती है बिल्कुल एंजाइम के एक्टिव साइट की शेप की तरह ही होती है। जैसे अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम को रिप्रेजेंट करूँ, जैसे मान लो ये आपका एंजाइम है, इसके अंदर ये क्या है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जो शेप होगी इसकी एक्टिव साइट के जैसी ही होगी, इसके एक्टिव साइट के जैसी ही होगी, और ये दोनों क्या करेंगे, एक लॉक एंड की तरह के होंगे, वो फिक्स होंगे, लॉक एंड की तरह के होंगे, ये फिक्स होंगे। और फिर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, वो एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। और एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स क्या करेगा, फिर आपका जो है प्रोडक्ट को रिलीज़ करेगा, और प्रोडक्ट को रिलीज़ करेगा, और एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता है। तो
दिस इज द थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो आती है आपकी, आती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्या बोला जाता है कि इसमें एक्टिव साइट जो होती हैं वो क्या होती है, वो स्टैटिक नहीं होती है। आपकी जो एक्टिव साइट है दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टैटिक, वो क्या होती हैं, डायनामिक होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं आपकी जो है डायनामिक होती हैं। देखो कैसे, यहाँ पे जैसे मान लो, जैसे आपका जो है मतलब ये आपका एंजाइम है। ठीक है, दीज आर द एंजाइम, ये एंजाइम है आपका। ठीक है, इसमें दो साइट जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक तो क्या होगी, एक्टिव साइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बटरेसिंग ग्रुप। ठीक है, एक हम क्या बोलते हैं, बटरेसिंग ग्रुप बोलते हैं। एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक ग्रुप। ठीक है, सेकंड इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव साइट के पास क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बटरेसिंग ग्रुप, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक ग्रुप। अब क्या होगा, इसमें एंजाइम एक्टिव साइट्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। ठीक है, कैटालिटिक ग्रुप एंड बटरेसिंग ग्रुप। अब क्या होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होगा बटरेसिंग ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, और एक्टिव साइट में क्या होगी, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएगी। क्या होगा कि आपके जो है, जैसे ही इसमें जो है मतलब आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ आके फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे फिक्स होगा, तो एकदम से आपकी कैटलिटिक मॉलिक्यूल की जो कैटलिटिक साइट है उनमें चेंज आएगा, और वो इसके ऊपर क्या करेंगी, अटैक करेंगी, और इसकी जो है ब्रेकिंग करेंगी, या इसके बॉन्ड जो है ब्रेक करेंगी। तो एकदम से कन्फर्मेशनल चेंज आएगा कैटलिटिक ग्रुप में, जो कि सबस्ट्रेट बॉन्ड को क्या करेगी, ब्रेक करेगी, और द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाती है, और ये पूरा का पूरा जो है इसको कवर कर देगी, और हमारे रिएक्शंस को क्या करेगी, मतलब कैटालाइज करेगी। तो आपकी दो थ्योरीज आती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ, दैट इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दैट इज गिवन बाय फिशर। आप साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हैं, फिशर ने लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी थी। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक्टिव साइट होती है वो स्टैटिक होती है, उसमें कोई कन्फर्मेशन चेंज नहीं आता है, वो एक लॉक एंड की भांति काम करती है। लेकिन दूसरी थ्योरी जो आती है दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, और इसमें क्या होता है, एक्टिव साइट के दो कंपोनेंट होते हैं, बटरेसिंग ग्रुप और आपके जो कैटालिटिक ग्रुप। और जैसे ही एंजाइम बटरेसिंग ग्रुप में, जैसे ही सबस्ट्रेट बटरेसिंग ग्रुप में अटैच होगा, और कैटालिटिक ग्रुप क्या करेगा, एकदम से कन्फर्मेशन चेंज करके क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर उसकी ब्रेकिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी जो क्या है कि आपकी जो है दो टाइप की थ्योरीज होती है इसमें एक्सप्लेन करती हैं। एंड दिस इंड्यूस्ड थ्योरी इज गिवन बाय कोस्टलैंड। ठीक है, इसको किसने दिया था, कोस्टलैंड ने जो है इसको दिया था, ये आपने याद रखना, कोस्टलैंड ने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है दी थी, ये आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, ओके, 2 मिनट। तो फैक्टर कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। बोलते कि एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम जो होती है दैट कैन बी अफेक्टेड बाई चेंज इन कंडीशन विच कैन चेंज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। ऐसे जो भी कंडीशंस आपके एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगी, वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, एंजाइम की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेंगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, आपका पीएच आ जाता है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में अगर चेंज आए तब भी, और कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं हमारे एंजाइम को, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका टेम्परेचर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पीएच को पढ़ेंगे। देखो टेम्परेचर का यहाँ पे ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग दे रखा है, दिस इज़ द, ये ग्राफ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि यहाँ पे ग्राफ में आप शो करो कहाँ पे, जो देखो यहाँ पे दिस इज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंड दिस इज पीएच, एंड दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले क्या होता है, आपका हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑल एंजाइम जो होते हैं दे आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, और प्रोटीन जो होती है हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, और लो टेम्परेचर पे क्या हो जाती है,
इनएक्टिव हो जाता है और प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर ही एंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो होती है कैन बी अफेक्टेड बाई चेंज इन द कंडीशन विच कैन चेंज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर जिस कंडीशन ने टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को चेंज किया, वही क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगा। आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है किसी एंजाइम को वर्क करने के लिए कितना होता है, दैट इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो होते हैं मैक्सिमम क्या करते हैं, एफिशिएंट होते हैं। और इन एनिमल्स में तो 30 to 40 है, लेकिन प्लांट में क्या होगा, 20 to 30 डिग्री जो होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर अगर होगा, हाई टेम्परेचर जैसे आपका अब 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होगा, ये एंजाइम को डी नेचर कर देता है। ये डिफरेंट बॉन्ड होते हैं माइटोसिस स्ट्रक्चर में, मैंने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और वैसे ही लो टेम्परेचर क्या करेगा, ये हमारे एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, इनएक्टिवेट कर देता है ड्यू टू रिडक्शन इन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जो हमारी जो मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और वो प्रॉपर एक्टिव साइट ही नहीं बन पाएंगी, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, वो एफिशिएंट रूप में काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे बॉडी के जो एंजाइम है, हमारे बॉडी के जो एंजाइम है दैट आर मैक्सिमम एफिशिएंट एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारी बॉडी के एंजाइम क्या होते हैं, मतलब वो मैक्सिममली क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। तो एंजाइम जनरली जो होते हैं ये फंक्शन करता है इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ईच एंजाइम जो होता है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और पीएच के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच ऑफ दैट एंजाइम। इनके ऊपर और इनके नीचे जो होती है ऑप्टिमम वैल्यू से भी ऊपर अगर क्या होगा, तब ये एंजाइम के एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, नीचे भी क्या करेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यूज, चाहे वो पीएच की हो चाहे टेम्परेचर की हो। लो टेम्परेचर क्या करेगा, ये प्रिजर्व करता है एंजाइम को इन द इनएक्टिव स्टेट, वेज द हाई टेम्परेचर क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन जो होती है दैट इज डीनेचर्ड बाय द हीट, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे बॉडी में जो डिफरेंट एंजाइम होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं, हम पढ़ेंगे जब हम स्लाइब्री अमाइलेज को पढ़ते हैं, तो वो क्या करता है, उसके लिए एक पीएच होती है 6.8 जो कि उसके ऊपर काम करता है। हमारे जो स्टमक में जो एंजाइम है 1 to 2 पीएच के ऊपर भी काम कर पाते हैं। इंटेस्टाइन में जो एंजाइम हो 7 to 8 पीएच पे भी मैक्सिमम एफिशिएंट होते हैं। तो हर एक एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एफिशिएंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच के ऊपर क्या आता है, वो एफिशिएंट होता है। तो हर एक एंजाइम की क्या होती है, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट एक ऑप्टिमम क्या होती है, पीएच होती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जैसे मान लो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, जैसे मान लो कि आपका एक एंजाइम है, ठीक है, आपका एंजाइम है, उसके पास जो है मतलब 1000 जो है, मतलब 1000 जो है उसके पास एक्टिव साइट है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सेम टाइम पे 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिट हो सकते हैं और उनको प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है। अब देखो, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एंजाइम लिया और क्या किया आपने, धीरे धीरे जैसे पहले 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाले, 200 डाले, 300 डाले, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता चलेगा, बढ़ता चलेगा। 400 सबस्ट्रेट डाले, ठीक है, 500 डाले, 600 डाले, 700 डाले, 800 डाले, 900, 1000 तक आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ता चले जाएगा। लेकिन 1000 जैसे ही आपने सबस्ट्रेट डाल दिए गए, तो क्या हुआ, सारी की सारी आपकी जो है मतलब सारी की सारी जो आपकी एक्टिव साइट जो होती है ऑक्यूपाइड हो गई। इसके बाद आप कितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डालो, वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन, उसके स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसके वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सबसे मैक्सिमम है, उसको हम क्या बोलेंगे, बी मैक्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो है मतलब रेट ऑफ सारे के सारे जो है मतलब आपके जो है आपकी एक्टिव साइट्स होती हैं ऑक्यूपाई होती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का कैसे फिर करता है कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते चलते हैं, तो पहले क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, वो तो इंक्रीज करेगा। लेकिन जब सारी की सारी एक्टिव साइट, सारी की सारी जो एक्टिव साइट्स होती हैं, जब उनको ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, तो उस टाइम पे होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मैक्सिमम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बी मैक्स बोलेंगे। तो उसको हम उस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बी मैक्स बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे सारी की सारी एक्टिव साइट किसी एंजाइम की ऑक्यूपाइड हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड एज द बी मैक्स। एंड बट इज के एम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। उस टाइम पे जब आपकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो थी इसके मैक्सिमम के क्या थी, बिल्कुल हाफ थी, दैट इज कॉल्ड एज द
Km, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उस टाइम पे क्या थी जब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो थी अपने मैक्सिमम के हाफ थी, तो दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ Km उसको बोलेंगे। तो Km क्या होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है अपनी मैक्सिमम स्पीड के क्या थी, हाफ थी, दैट इज कॉल्ड एज द Km, ठीक है। और Km के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। Km जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिनिटी, ठीक है, एंजाइम एफिनिटी। जितनी ज़्यादा Km होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एंजाइम एफिनिटी कम होगी, और जितनी कम Km होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी एंजाइम एफिनिटी ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है, ठीक है, पहले क्या करेगी, राइज करती चलेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, राइज करती चलेगी, और रिएक्शन क्या होगा, अल्टीमेटली जो होती है वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, आपकी स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो कि वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप कितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डालो, आपके रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एक्टिव साइट जो होती हैं ऑक्यूपाइड हो गई हैं। दिस इज कॉल्ड एज द बी मैक्स। तो दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देर इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल है, वो बाइंड कर सकते हैं हमारे एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बी मैक्स बोलते हैं। और के एम वैल्यू क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच बी मैक्स जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इज हाफ टू द बी मैक्स, ठीक है, बी मैक्स से बिल्कुल हाफ होगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, के एम बोलेंगे, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। तो के एम इज कॉल्ड एज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, जिसको 1913 में दो साइंटिस्ट थे, माइकलिस एंड मेंटन ने प्रपोज किया था। तो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द, कि ये बताता है कि आपका एंजाइम कितना एफिशिएंट है और कितना अनएफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि के एम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिनिटी, एंजाइम एफिनिटी जो है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है, एफिनिटी। जितनी ज़्यादा एंजाइम एफिनिटी होगी उतनी कम क्या होगी, के एम वैल्यू होगी, और जितनी कम आपकी जो मतलब जितनी कम आपकी एंजाइम एफिनिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास के एम वैल्यू। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। उसके बाद होता है आपका इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनहिबिशन, एक एंजाइम रिएक्शन को कौन कौन चीज़ें इनहिबिट कर सकती हैं। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो होता है इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ। और जब यहाँ पे एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, एंजाइम रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएंगे, और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। तो एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम जो होती है इज आल्सो सेंसिटिव टू presence of specific chemical that bind to the enzyme, or when the binding of the chemical shut off enzyme activity, this process is called as the inhibition, and केमिकल जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। तो आपकी इनहिबिशन जो होती है, ऐसा देखा जाए तो दो टाइप की होती है आपकी इनहिबिशन जो होती है दो दो टाइप की होती है। एक होती है रिवर्सिबल इनहिबिशन, और दूसरी होती है इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम एक्सप्लेन किया है कि जैसे मान लो कि आपका एंजाइम है, ठीक है, दिस इज़ द एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दिस इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। लेकिन जो आपका इनहिबिटर है वो बिल्कुल कैसा है, वो देखने में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह है। अब क्या होगा, अगर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जगह जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और रिएक्शन नहीं होगा आगे, और एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। कौन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्यों बोलेंगे, जब इनहिबिटर जो होता है, दिस इज द इनहिबिटर, ठीक है, it is closely resembling the substrate molecule. When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure और इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज़ नोन एज द कम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्यों, क्योंकि आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की क्या है, सिमिलरिटीज़ है, और इनहिबिटर जो होता है वो कम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, और सबस्ट्रेट क्या करेगा, फिर वो बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। वेरी बेस्ट एग्जाम्पल आपका दिया है यहाँ पे, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाई मेलोनेट।
ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है इनहिबिट ऑफ सक्सिन डिहाइड्रोजनेज होता है, ये एंजाइम होता है क्रैब साइकिल में ये एंजाइम होता है सक्सिन डिहाइड्रोजनेज, जो कि सक्सिनिक एसिड को क्या करेगा, फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे सक्सिनिक एसिड की तरह क्या होता है, एक और जो है कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो इनहिबिटर होता है, दैट इज मेलोनेट, और मेलोनिक एसिड वो जो है इसकी जगह जाके बाइंड हो जाएगा और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ कॉम्पिटिटिव जो है मतलब इनहिबिशन में यूज़ किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होते हैं दे आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो इनका हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज़ हम क्या करते हैं, जो है हम बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने में यूज़ भी करते हैं। कॉम्पिटिटिव में जैसे क्या है, मैंने आपको बताया कि जो आपका कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो आपका इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, वो सिंपल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बिल्कुल कैसे होता है, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह ही होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, फिर रिएक्शंस को क्या करेगा, मतलब वो इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, बोलता है कि यहाँ पे जो होता है इनहिबिटर जो होता है ये कम्प्लेक्स बनाता है एंजाइम के साथ। ठीक है, एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट। देखो जैसे मान लो कि आपका एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम। ठीक है, और दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इनहिबिटर आएगा वो क्या करेगा, वो इसकी मॉड्यूलेटर साइट के ऊपर बाइंड कर जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एक्टिव साइट जो होगी वो मॉडिफाइड हो जाएगी। जब वो मॉडिफाइड हो जाएगी तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इनहिबिटर क्या करता है, कम्प्लेक्स बनाता है विद एंजाइम एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट, और क्या करेगा, और उसको इनएक्टिव कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनहिबिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे साइनाइड जो होता है वो क्या करता है, साइटोक्रोम, साइनाइड जो होता है, साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा इसके मेटेलिक आयन के साथ, आयरन के साथ। ठीक है, और क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो क्या करेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होगा, फिर अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो साइनाइड जो है किसके लिए है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम जो है वो ऑक्सीडेज के लिए क्या है, ये इनहिबिटर का काम करता है, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आता है एलोस्टोरिक इनहिबिशन आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंजाइम रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल आपका बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन का और फीडबैक इनहिबिशन का। यहाँ पे ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, ये रिएक्शन हो रहा है, और ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लूकोज किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, ग्लूकोज इज गोइंग टू चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम है कौन सा है, दैट इज एंजाइम इज कॉल्ड एज द हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। ठीक है, अब क्या होगा, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो इस क्वांटिटी में बन जाता है, उसकी हायर क्वांटिटी क्या करेगी, उसको क्या करेगी, वो ब्लॉक कर देती है एंजाइम को, ताकि वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ना चेंज करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन एलोस्टोरिक इनहिबिशन में क्या होता है, आपका जो है ये क्या करेगा, ये जो है मतलब बाइंड कर जाएगा उसी की तरह, नॉन कम्पिटिटिव की तरह, और क्या करेगा, एकदम से इस एंजाइम की जो है एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर देता है, जिसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या करेगा, वो बाइंड करेगा, इनहिबिटर जो है बाइंड कर जाएगा अदर देन एक्टिव साइट से, और स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट को चेंज कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज द एलोस्टोरिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा, इसलिए हम एलोस्टोरिक इनहिबिशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और आपका के एम वैल्यू जो होती है, के एम वैल्यू जो होती है, इट इज़ नॉट, याद रखना, के एम वैल्यू जो है इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एलोस्टोरिक एंजाइम, के एम वैल्यू जो होती है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एलोस्टोरिक एंजाइम। तो हमने कितने टाइप की इनहिबिशन पढ़ी, हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ी, हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ी, और एलोस्टोरिक इनहिबिशन हमने पढ़ी। ठीक है, हमने जो है मतलब यहाँ पे एग्जांपल सक्सिनेट का एग्जांपल दिया, दैट इज एग्जांपल ऑफ जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हमने साइनाइड जो है नॉन कॉम्पिटिटिव में पढ़ी, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज जो होता है उसको इनहिबिट करता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन, जिसको हम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर inhibition of enzyme action, and what are the factors that are going to affect the enzyme, that is called as the uh, factor that affecting the enzyme। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।